हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 53 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये मॉक सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय उत्सर्जन मार्केट लॉन्च किया है? तो देखिए, राष्ट्रीय उत्सर्जन मार्केट लॉन्च किया है हाल ही में कनाडा ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कनाडा ने ग्रीन हाउस गैस ऑफसेट क्रेडिट सिस्टम लॉन्च किया है, जो अभिनव परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक बाजार आधारित प्रोत्साहन है। और ये उत्सर्जन को रोककर और वातावरण से GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस को हटाकर ग्रीन हाउस गैसों को कम करता है। तो हाल ही में किस देश ने, कनाडा ने, राष्ट्रीय उत्सर्जन मार्केट लॉन्च किया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं आलोक कुमार चौधरी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, आलोक कुमार चौधरी ने भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में कार्यभार संभाला है। और इनकी नियुक्ति कब की गई? इनकी नियुक्ति 31 मई 2022 को अश्वनी भाटिया के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने पर हुई थी। यानी कि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन थे? अश्विनी भाटिया, ये ध्यान रखेंगे। और अश्विनी भाटिया की जगह ली है आलोक कुमार चौधरी ने। और चौधरी जो है, ये पहले बैंक में उप प्रबंध निदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में स्वावलंबी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में स्वावलंबी योजना को शुरू किया है किस राज्य ने? झारखंड राज्य ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलंकार पंचशिखा किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, अलंकार पंचशिखा ये लिखी गई है किस कवि के द्वारा? मतीराम के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मती राम नाम के 2 कवि थे, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य की बात करें तो मतीराम नाम के 2 कवि थे। प्रसिद्ध मतीराम जो हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे, प्रसिद्ध मतीराम यानी कि मतीराम प्रथम भी इनको कह सकते हैं। तो मतीराम, प्रसिद्ध जो मतीराम थे, जो कि हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे। ये जो ब्रज भाषा के कवि थे, ये फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, इसके अलावा सतसई के रचयिता थे, ये ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध मतीराम जो कि हिंदी के ब्रज भाषा के कवि थे, ये फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और सतसई के रचयिता थे। और संभवतः जो दूसरे मतीराम थे, तो इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन सी है? अलंकार पंचशिखा है। इसके अलावा है छंदसार यानी कि पिंगल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा वृत्त कौमुदी, ये ध्यान रखेंगे, वृत्त कौमुदी भी अक्सर आयु के द्वारा पूछा जाता है। तो वृत्त कौमुदी जो है, ये भी मतीराम सेकंड के द्वारा लिखी गई है। तो अलंकार पंचशिखा, छंदसार यानी कि पिंगल संग्रह, या वृत्त कौमुदी साहित्यकार और लक्षण श्रृंगार, ये किसके द्वारा? ये दूसरे मतीराम के द्वारा
रचित हैं। और द्वितीय मतीराम की रचना अलंकार पंचशिखा अलंकार पर विक्रम संवत 1747 में लिखा संक्षिप्त ग्रंथ है। ये ध्यान रखेंगे, द्वितीय मतीराम की रचना है अलंकार पंचशिखा और अलंकार पंचशिखा पर विक्रम संवत 1747 में लिखा संक्षिप्त एक ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के अंतर्गत 116वें दोहे में रचना काल दिया हुआ है और यह कुमाऊं नरेश ज्ञानचंद के लिए लिखा गया था। ये ध्यान रखेंगे। और यह ग्रंथ चंद शासक ज्ञानचंद के समय लिखा गया था। तो आपसे पूछा जाए कि अलंकार पंचशिखा जो ग्रंथ है वो किस चंद शासक के समय लिखा गया था, तो आपको पता रहना चाहिए किस समय लिखा गया था। ये ज्ञानचंद के समय लिखा गया था। और किसके लिए? यह कुमाऊं नरेश ज्ञानचंद के लिए लिखा गया था। ये ध्यान रखेंगे। तो किसके द्वारा? मतीराम सेकंड के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है, अलंकार पंचशिखा ग्रंथ की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है? देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी ये स्थित है आपके कहाँ पर? देहरादून में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना की अगर हम बात करें, उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादून में कब की गई? वर्ष 2009 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे तो आप करेक्ट करें। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं। तो नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को। उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना देहरादून में कब हुई? 2009 में हुई। और देखिए, 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम जोड़ा गया है। कब से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम इस अकादमी के आगे जोड़ा गया? पूछा जा सकता है। तो कब से? वर्ष 2011 से उत्तराखंड हिंदी अकादमी के नाम के आगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल का नाम जोड़ा गया। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति थे। और उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए अगर कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2010 को। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है? ये बताना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसको ताल कर लीजिएगा। तो आदि कैलाश पर्वत की तलहटी पर स्थित जो ताल है, ये कौन सा ताल है? ये है पार्वती ताल। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, ओम पर्वत जिसे कि आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश भी कहा जाता है, किसको? ओम पर्वत को। ओम पर्वत जिसको आदि कैलाश या फिर छोटा कैलाश भी कहा जाता है, ये किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और इस पर्वत की खोज किसने की थी? पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस पर्वत की खोज की थी विपिन चंद्र पांडे ने। विपिन चंद्र पांडे ने इस पर्वत की, कैलाश पर्वत या ओम पर्वत की खोज की थी, जिसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 6191 मीटर इसकी हाइट है, ओम पर्वत या फिर छोटा कैलाश की। तो ये ध्यान रखेंगे। और आदि कैलाश यानी कि छोटा कैलाश पर्वती के तलहटी पर कौन सा ताल स्थित है? ये है पार्वती ताल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो रिलेट करके भी क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? देखिए, उत्तराखंड राज्य में सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में कहाँ पर की गई? पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना हुई। और यह वन्यजीव विहार 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह वन्यजीव विहार फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड का प्रथम
जनजाति समूह किसे माना जाता है? देखिए उत्तराखंड का प्रथम जनजाति समूह माना जाता है कोल को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह कोल को माना जाता है। उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति समूह माना जाता है कोल को। और साहित्यिक जो ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या फिर शबर नाम से मिलता है। आपसे पूछा जाए कि बताएं साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन किस नाम से मिलता है, तो किस नाम से? मुंड या फिर शबर नाम से इनका वर्णन मिलता है। और इस प्रजाति के लोग दिखने में कुरु व भद्दे होते हैं। कोल प्रजाति में कुमार कुमारी प्रथा मिलती है, यानी कि कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन इस प्रजाति में है। और इस प्रथा में क्या होता है? भूटांतिक प्रभाव दिखता है। इस प्रथा में, कुमार कुमारी प्रथा में कौन सा प्रभाव? भूटांतिक प्रभाव दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तुम्हारे लिए नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? देखिए तुम्हारे लिए नामक उपन्यास के रचयिता है कौन? हिमांशु जोशी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमांशु जोशी ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। और हिमांशु जोशी की उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। और इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया था। ये ध्यान रखेंगे, साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का इन्होंने संपादन किया था। और कितने वर्षों तक इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया? लगभग 29 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल्पेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कल्पेश्वर नाथ मंदिर जो है ये किस शैली में निर्मित है? ये निर्मित है नागर शैली में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कल्पेश्वर नाथ पंचम केदार है। पंच केदारों में से ये कौन सा केदार है? पंचम केदार है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पंच केदार के अंतर्गत कौन कौन से केदार आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होने वाला है। अभी सूत्रों से पता चला है कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है, सुनाई में ऐसा पड़ रहा है। तो जल्द ही इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा आयोग के द्वारा। आप सभी लोग तैयारी में फिर से लग जाएं। आप सभी को अभी तक 53 पार्ट प्रोवाइड किए जा चुके हैं स्टडी विद एम की तरफ से इस मॉक सीरीज़ के। तो जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है तो स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बना हुआ है फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल 2022 नाम से। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट पर विजिट करके इन सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग जो लोग उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग भी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर इसके अलावा जीके जीएस आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को आप सभी लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर ज़रूर करना है इस क्लास को। और कल से आपकी ये क्लास कंटिन्यूअसली चलेगी रात को 8 बजे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए कल्पेश्वर नाथ मंदिर जो है वो नागर शैली में निर्मित किया गया है। और कल्पेश्वर नाथ पंचम केदार है। पंच केदारों में से ये पंचम केदार है जहाँ पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। भगवान शिव के जटाओं की पूजा किस केदार में की जाती है पूछा जा सकता है। तो कौन सा ये केदार है? पंचम केदार है। और पंचम केदार कौन सा है? कल्पेश्वर नाथ या फिर कल्पनाथ भी इसको कहते हैं। और कल्पेश्वर केदार जो है ये किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में। चमोली जिले में स्थित ये पंचम केदार है। कल्पेश्वर नाथ के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं और ये एकमात्र केदार है जहाँ स्थानीय लोग क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पांडवों के द्वारा। पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किस शैली में? नागर शैली में किया गया था। और कल्पेश्वर नाथ के समीप एक कुंड है और इस कुंड का नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना
और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस सीरीज को एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो देखिए कौन सा ये राज्य का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। तो देखिए ये अनुच्छेद है आपका देखिए अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान जरूर रखें। और देखिए विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए 6 राज्यों में है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद है आपका कर्नाटका, कर्नाटक में है, और आपके महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश है, और है आपका तेलंगाना। तो ये ध्यान रखेंगे आपके वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय जूट निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए सोने का रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है जूट का रेशा, तो सोने का रेशा या गोल्डन फैब्रिक के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। और इसका पहला जो कारखाना है वो कहाँ पर? कोलकाता के पास रिश्रा नामक स्थान पर लगाया गया था। इसका पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? कोलकाता के पास एक रिश्रा नाम का स्थान है, तो रिश्रा नामक स्थान पर इसका पहला कारखाना लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1855 ईस्वी में। और भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय जूट निगम जो है इसकी स्थापना की गई वर्ष 1972 में। तो ये सभी पॉइंट आप सभी को ध्यान में रखने हैं। भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में और सोने का रेशा यानी कि गोल्डन फैब्रिक के नाम से मशहूर है जूट का रेशा, तो इससे सामानों का निर्माण किया जाता है जिसमें भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। और इसका पहला कारखाना कोलकाता के पास रिश्रा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिभूति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय जो बोर्ड है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है? सेबी बोला जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फुल फॉर्म याद नहीं कर पाते हैं, तो उनको पता होगा सेबी, तो मोस्टली सब लोगों को पता होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी व्यापार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है। और सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों
एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार भी दिए गए हैं। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट का एक्सचेंज एंड ऑब्जर्वेशन सेबी के द्वारा ही किया जाता है और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहाँ पर इसका मुख्यालय है पूछा जाए तो मुंबई में, ये ध्यान रखेंगे, मुंबई में इसका मुख्यालय ही स्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में, दिल्ली में तथा चेन्नई में भी स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय हैं इनके कहाँ कहाँ पर, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, जबकि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी को ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर करना है आप सभी लोगों को। देखिए, आप सभी पे ही बेस्ड होता है, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमारा भी मन करता है नई नई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आने के लिए, नई सीरीज आप सभी के लिए लेके आने के लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों के कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट की बात करें तो ये किस संस्था के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विश्व लैंगिक रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पर स्थित है ये, स्विट्जरलैंड में स्थित है विश्व आर्थिक मंच, जिसके द्वारा हर वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और देखिए, इस रिपोर्ट को वर्ष 2006 में पहली बार जारी किया गया था। ध्यान दीजिएगा, पहली बार इस रिपोर्ट को कब जारी किया गया, वर्ष 2006 में जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मानकों पर व्यापक सर्वे और अध्ययन के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। और कौन कौन से ये 4 बिंदु हैं, कौन कौन से 4 पॉइंट है? पहला है आपका स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण, तीसरा है शिक्षा का अवसर और चौथा है आर्थिक भागीदारी व अवसर। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इसको जारी किया जाता है। और देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 की अगर हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 30 मार्च 2021 को वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसमें 156 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में टॉप 5 पर आने वाले जो कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे? एक पहले नंबर पे था आपका आइसलैंड टॉप 5 की अगर हम बात करें, आइसलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड और फिर था आपका स्वीडन। तो ये टॉप 5 कंट्रीज थे। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला था, कौन सी रैंक भारत ने? 140वीं रैंक इसमें भारत ने हासिल की थी। तो आपसे पूछा जाए कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी, तो 140वीं रैंक थी भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों अलग अलग पॉइंट है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसको? नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किसको माना जाता है, किस स्थान को? पंतनगर को माना जाता है। और भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में ही की गई थी। GV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना पंतनगर में की गई थी वर्ष 1960 ईस्वी में। और
अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है किसको? वी कुरियन को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो इन पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जनजाति में बैठान विवाह का प्रचलन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैठान विवाह किस जनजाति में इसका प्रचलन है? ये जनजाति है आपकी बोक्सा जनजाति, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो 3 टिकट ही प्रथा प्रचलित है यहाँ पे थारू जनजाति में। आपके भोटिया जनजाति की अगर हम बात करें तो दामोला विवाह प्रथा, आपने सुना होगा दामोला विवाह प्रथा, इसका प्रचलन है भोटिया जनजाति में। जबकि जौनसारी जनजाति में बाज दिया, इसके अलावा बेवाकी और बोई दोदी की। तो ये सभी विवाह प्रथाएं जो हैं वो किस में प्रचलित है? जौनसारी जनजाति में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पौवार शासक ने शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई थी? देखिए शेरशाह सूरी की भांति सड़कें बनवाई थी किसने? नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र शाह ने शेरशाह सूरी की भांति अनेक सड़कों का निर्माण कराया था, अतः इसे गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह की 1 लाख रुपए दान में दिए थे, ये ध्यान रखेंगे। नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह कि 1 लाख रुपए दान में दिए थे। कीर्ति शाह को 1 लाख रुपए दान में दिए थे, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नरेंद्र शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 1933 ईस्वी में कीर्ति शाह को 1 लाख रुपए दान दिए थे। और इस राशि से यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। इस राशि से जो नरेंद्र शाह ने दी थी, तो इस राशि से यहाँ सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? देखिए मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की बात की जाए तो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। और मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? बागेश्वर जिले में ये स्थित है। बागेश्वर जिले में इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1977 ईस्वी में। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना भी की गई थी। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोजेक्ट कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया? देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत वर्ष 1973 में शामिल किया गया। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये नवंबर 1973 को देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। और अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक के दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया। और वर्ष 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारदा नहर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? देखिए शारदा नहर जो है इसका निर्माण करवाया गया था वर्ष 1928 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की ये सीरीज है तो इम्पॉर्टेंट है तो एंड तक जरूर फॉलो करें आप सभी लोग। देखिए शारदा नहर जो है ये बनबसा चंपावत से कहाँ से निकाली गई है? बनबसा जो कि आपके चंपावत जनपद में स्थित है, तो बनबसा चंपावत से यह नहर निकाली गई है। और इसका निर्माण वर्ष 1928 ईस्वी में कराया गया है। और इस
नहर से चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। और शारदा नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस नदी पर? काली नदी पर इस नहर का निर्माण किया गया है। और टनकपुर परियोजना 1993 ईस्वी से शारदा नदी पर ही स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। शारदा नदी पर कौन सी परियोजना? टनकपुर परियोजना स्थित है, ये पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स होते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। हो सके तो नोट डाउन जरूर करते रहें आप, इन पॉइंट्स को नोट्स जरूर बनाते रहें। हमारे इस सेशन से काफ़ी महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे पॉइंट बताए जाते हैं। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोगों से स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हमारे इन क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।